नमस्कार। उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यूसर्क राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा सुलभ करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तकनीकी युग में शिक्षा पद्धति में सम्यक बदलाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक आईसीटी के समावेश से और विशेषज्ञों के माध्यम से विकसित ई कंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि ई कंटेंट एक मूल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मकता में वृद्धि करने में सहायक होगा। धन्यवाद। चलिए आइए इस वीडियो में हम इस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले आंकिक प्रश्न को हल करेंगे और यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि 176 ओम के प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत के संयोजन से 5 एम्पियर की विद्युत धारा का प्रवाह हो। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 176 ओम के कुछ प्रतिरोधक हैं। देखिए यहाँ पर प्रतिरोधक दिया हुआ है और इसका जो प्रतिरोध है इसका मान है 176 ओम। अब ये कितनी संख्या में है इसका मान हमें नहीं ज्ञात है, तो हम मान लेंगे कि कुल प्रतिरोधकों की जो संख्या है इसका मान हो जाएगा x। तो यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर हमने यही देखा कि 176 ओम के हमारे पास x प्रतिरोधक हैं। अब इन्हें जोड़ना है, कैसे जोड़ना है? पार्श्व क्रम में जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ना है। तो यहाँ पर इन्हें हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इन्हें किसी न किसी विद्युत स्रोत से जोड़ेंगे। तो जो विद्युत स्रोत है इसका जो विभवांतर है इसका मान है 220 वोल्ट, यानी स्रोत की जो वोल्टता है इसकी वैल्यू हो जाएगी V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। अब यहाँ पर देखिए जब इन प्रतिरोधकों को हम जोड़ देंगे और यहाँ पर स्रोत से विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा तो प्रतिरोधकों से कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी? 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इसका मान दिया गया है तो इस वैल्यू को भी हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, यानी प्रतिरोधकों के संयोजन से जो प्रवाहित धारा है इसका मान है 5 एम्पियर। अब यहाँ पर देखिए हम 176 ओम के X प्रतिरोधकों को जोड़ रहे हैं तो इनका कुछ ना कुछ तुल्य प्रतिरोध होगा। तो इस तुल्य प्रतिरोध को हम R मान लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम R की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो R का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए यहाँ पर बहने वाली धारा का मान है 5 एम्पियर और स्रोत की जो वोल्टता है इसका मान है 220 वोल्ट। तो यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध R की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए ओम के फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब ओम का फार्मूला क्या होता है? इसकी वैल्यू होती है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आर की वैल्यू निकालनी है हमें, तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? R की वैल्यू हो जाएगी R इज इक्वल टू V अपॉन आई। अब यहाँ पर इसी फार्मूले में हम मान को पुट करेंगे तो V की वैल्यू कितनी है? इसका मान है 220 वोल्ट। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है तो इस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देंगे। और I की वैल्यू कितनी है? इसका मान है 5 एम्पियर, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 5 से 220 में हम भाग देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 44। ये 44 क्या है? तुल्य प्रतिरोध का मान है, यानी R की वैल्यू है। तो यहाँ से तुल्य प्रतिरोध की वैल्यू हो जाएगी 44 ओम। यानी कहने का मतलब ये है कि 176 ओम के X प्रतिरोधकों को जब हम पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी R इज इक्वल टू 44 ओम। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर इन प्रतिरोधकों को हमें जोड़ना हो और जोड़ करके इनके तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी हो तो हम कैसे करेंगे? तो चलिए इसे भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना हो तो इसके लिए फार्मूला होता है 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डैश 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 करके हम X टर्म तक जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि प्रतिरोधकों की संख्या को हमने X मान रखा है। इस प्रकार से क्यों जोड़ेंगे? तो यहाँ पर देखिए जितने भी प्रतिरोधक हैं समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इस फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे, यानी प्रतिरोधकों के व्युत्क्रम करेंगे फिर उनका योगफल निकालेंगे। अब यहाँ पर सभी मान को हम पुट करते हैं, तो चलिए पुट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए R की वैल्यू कितनी है? R का मान है 44 ओम। तो यहाँ पर 1/R की जगह पर हम 1/44 लिख देंगे और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? तो यहाँ पर R1 दिया गया है। R1 क्या है? तो R1 यहाँ पर 176 ओम का प्रतिरोध होगा। क्यों होगा? क्योंकि जितने भी प्रतिरोधक हैं सबके मान 176 ओम दिए गए हैं। तो यहाँ पर 1/R1 की वैल्यू हो जाएगी 1/176
प्लस 1/R2 की भी वैल्यू होगी 1/176। क्यों होगी? क्योंकि सभी प्रतिरोधक का मान समान है। प्लस 1/R3 की वैल्यू भी हो जाएगी 1/176 और इस वैल्यू को हम x टर्म तक योग करेंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर इस टर्म को हम सॉल्व करेंगे तो यहां से जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? देखिए यहां पर इसका मान हो जाएगा x/176 और ये किसकी वैल्यू है? ये यहाँ पर 1/44 की वैल्यू है। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो इसका मान कितना होगा? देखिए यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 176/44। अब यहाँ पर हमें 44 से 176 में भाग देना है तो यहाँ पर जब भाग देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 176 ओम के 4 प्रतिरोधक हैं। इन चारों प्रतिरोधकों को हमने समांतर क्रम में यानी पार्श्व क्रम में जोड़ दिया है। जोड़ने के पश्चात 220 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है तो यहाँ पर जो प्रवाहित होने वाली धारा होगी इसका मान हो जाएगा 5 एम्पियर। अब हम अपने अगले आंकिक प्रश्न को हल करेंगे और यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि 220 वोल्ट की विद्युत लाइन का उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुमतांक 10 वाट है। यदि 220 वोल्ट की लाइन से अनुमत अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पियर है तो इस लाइन के 2 तारों के बीच कितने बल्ब पार्श्व क्रम में जोड़े जा सकते हैं? यानी यहाँ पर हमारे पास जो विद्युत लाइन है जिसकी वोल्टता है तो स्रोत की वोल्टता का मान है 220 वोल्ट और इस 220 वोल्ट से कुछ बल्ब यहाँ पर पार्श्व क्रम में जोड़े जा रहे हैं। जोड़े जाने के बाद इनसे जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इसका मान है 5 एम्पियर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या क्या चीजें दी गई हैं उसे सबसे पहले हम नोट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेंगे कि हमारे पास जो कुल बल्ब हैं इनकी संख्या x है तो यहाँ से कुल बल्ब की संख्या को हम x मान लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा क्या जा रहा है? जितने भी बल्ब हैं इन सभी बल्बों को हमें पार्श्व क्रम में जोड़ना है। तो यहाँ पर पार्श्व क्रम में जब जोड़ देंगे तो जो संयोजन होगा इस संयोजन को हम ऊर्जा देंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। कहां से करेंगे? 220 वोल्ट की विद्युत लाइन का प्रयोग करके। तो आपको मालूम है कि अगर बल्ब पार्श्व क्रम में जुड़े हों तो सभी में 220 वोल्ट ही सप्लाई होगा, यानी विद्युत विभवांतर का मान सभी बल्ब के सिरों पर समान होगा, प्रत्येक परिपथ के सिरों पर समान होगा। तो यहाँ से V की वैल्यू हो जाएगी 220 वोल्ट। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, प्रत्येक वोल्ट का जो अनुमतांक है यानी जो विद्युत शक्ति है उसकी वैल्यू यहाँ पर दी गई है P इज इक्वल टू 10 वाट। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट क्या कर सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पर इन दो टर्म की सहायता से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध कितना है, यानी R की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, इसके लिए फार्मूला होता है P इज इक्वल टू V²/R। अब यहाँ पर R की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ से R की वैल्यू हो जाएगी V²/P। अब यहाँ पर देखिए, V² की वैल्यू कितनी होगी? तो यहाँ पर V के स्थान पर हम 220 लिख देंगे और इसका हम वर्ग कर देंगे और P के स्थान पर हम 10 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम 22 का वर्ग करेंगे तो इसका जब वर्ग करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 484 और यहाँ पर 0 दिया गया है तो यहाँ पर 2 0 उतार देंगे क्योंकि यहाँ पर वर्ग दिया गया है और बटे में हम 10 लिख देंगे। अब यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से R की वैल्यू हो जाएगी R इज इक्वल टू 4840 यानी 4840 और इसका मात्रक क्या होगा? तो इसका मात्रक यहाँ पर ओम प्राप्त हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी बल्ब हैं इन सभी बल्ब का जो प्रतिरोध है इसकी वैल्यू है 4840 ओम। अब यहाँ पर देखिए, हमें सभी बल्बों को पार्श्व क्रम में जोड़ना है। तो पार्श्व क्रम में जोड़ने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसके बाद यहाँ पर इसके तुल्य प्रतिरोध की गणना करेंगे, यानी प्रत्येक बल्ब का। तो यहाँ पर अगर इसके हमें तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी हो तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखिए, बल्ब को जोड़ने के बाद जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इसका मान है 5 एम्पियर, यानी पूरे कॉम्बिनेशन से 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ से I की वैल्यू हो जाएगी 5 एम्पियर और 5 एम्पियर की विद्युत धारा के लिए ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? तो इसको जो ऊर्जा मिल रही है यह 220 वोल्ट की लाइन से मिल रही है, यानी V की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 220 वोल्ट। अब यहाँ से अगर हमें R का मान ज्ञात करना हो तो इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए हम ओम का नियम अप्लाई करेंगे और ओम के नियम के अनुसार आपको एक फार्मूला मिला था V इज इक्वल टू I इंटू R। R की वैल्यू कितनी होगी? तो R की वैल्यू हो जाएगी R इज इक्वल टू V/I। अब इसी फार्मूले में हम मान को पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर V की वैल्यू हो जाएगी 220 वोल्ट और बटे में हम I का मान लिख देंगे, इसका मान हो जाएगा 5 एम्पियर।
अब यहाँ पर देखिए 5 से हम 220 में भाग देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 44, और ये 44 यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है, प्रतिरोध का मान प्राप्त हुआ है। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 44 ओम, यानी 44 ओम का जो प्रतिरोध है, यहाँ पर इन सभी बल्बों को जोड़ने के पश्चात इसका तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा। अब यहाँ पर सभी बल्बों को यानी सभी प्रतिरोधकों को हमने पार्श्व क्रम में जोड़ा है, तो इनके तुल्य प्रतिरोध की गणना हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर सभी प्रतिरोधकों के तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी हो तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश 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 x तक हम जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने बल्ब की संख्या को x मान लिया है। x बल्ब के लिए जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा इसका मान भी x टर्म तक प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए सभी मान को इसी फार्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी है, इसका मान है 44 ओम, ये क्या है, तुल्य प्रतिरोध है। तो यहाँ पर 1/44 लिख देंगे। और यहाँ पर R1 की वैल्यू कितनी होगी, देखिए इसके लिए वैल्यू हो जाएगी 4840 ओम। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक बल्ब का जो प्रतिरोध है इसकी वैल्यू है 4840 ओम। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 1/4840 प्लस R2 की वैल्यू कितनी होगी, इसकी भी वैल्यू उतनी होगी, यानी 4840 प्लस R3 की वैल्यू भी हो जाएगी 4840 प्लस डैश डैश डैश, इस वैल्यू को हम x टर्म तक जोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से जब इस दाहिने पक्ष को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू कितनी होगी, देखिए यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 1/44 इज इक्वल टू, यहाँ से मान प्राप्त हो जाएगा x/4840। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 4840 और बटे में हम 44 लिख देंगे। अब 44 से 4840 में भाग देना है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 44 से जब हम 4840 में भाग देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 110। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो बल्ब की संख्या है इसका मान है 110 बल्ब। तो यहाँ पर हम 110 बल्ब लेंगे, इन्हें हम पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे और जोड़ने के पश्चात जब 220 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे, तो इसमें जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान है इसका मान हो जाएगा 5 एम्पियर। अब हम अपने अगले अंकित प्रश्न को हल करेंगे और यहाँ पर इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि किसी विद्युत भट्ठी की तप्त प्लेट 2 प्रतिरोधक कुंडलियों A तथा B की बनी है। इनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 24 ओम है तथा इन्हें पृथक पृथक श्रेणी क्रम अथवा पार्श्व क्रम में संयोजित करके उपयोग किया जाता है। यदि भट्ठी 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजित की जाती है तो तीनों प्रकरणों में विद्युत धाराएं क्या हैं। यानी यहाँ पर हमारे पास कोई भट्ठी की तप्त प्लेट है और जो तप्त प्लेट है यह A और B कुंडली की मिलकर के बनी हुई है। अब यहाँ पर देखिए, जो A कुंडली है इसका जो प्रतिरोध है इसकी वैल्यू है 24 ओम और जो B कुंडली है इसका जो प्रतिरोध है इसका भी मान है 24 ओम। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो प्रतिरोध है कुंडली है इन्हें अलग अलग भी जोड़ा जाता है और समांतर क्रम में भी जोड़ा जाता है तथा श्रेणी क्रम में भी जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर तीनों कंडीशन में, तीनों स्थितियों में कितने मात्रा में विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन्हें अलग अलग जोड़ेंगे, यानी कुंडलियों को जब हम अलग अलग जोड़ेंगे तो ये ज्ञात करेंगे कि कितने मात्रा में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। तो अलग अलग जोड़ने पर हम धारा के मान की गणना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, धारा के मान की गणना हम किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए हम ओम के फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और ओम के फार्मूले के अनुसार आपको क्या मालूम है, वहां से फार्मूला मिला था V इज इक्वल टू I इंटू R। अब यहाँ पर V की वैल्यू क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो सिस्टम निर्मित हुआ है इस सिस्टम को हमने 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा है। तो यहाँ पर जो V की वैल्यू है इसका मान हो जाएगा 220 वोल्ट और यहाँ पर हमें I की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो ये I को हम ऐसे ही उतार देंगे और यहाँ पर देखिए R की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पर R की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पर अगर हम A के लिए निकालें तो इसका भी मान 24 ओम है, B के लिए निकालेंगे तो इसका भी मान 24 ओम है। तो यहाँ पर हम R के स्थान पर 24 लिख देंगे। अब यहाँ पर हमें I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसका मान कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 220 में हम 24 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब हम 24 से 220 में भाग देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9.16 एम्पियर। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जब दोनों कुंडलियों को हम अलग अलग जोड़ते हैं तो जो प्रवाहित होने वाली धारा है इसकी वैल्यू हो जाएगी 9.16 एम्पियर। अब यहाँ पर हम ये ज्ञात करेंगे कि अगर इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो कितने मात्रा में धारा का प्रवाह होगा।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब हमें इन दोनों कुंडलियों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है और ये ज्ञात करना है कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम श्रेणी क्रम में दोनों को जोड़ेंगे तो इनका हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात होगा। तो चलिए सबसे पहले हम तुल्य प्रतिरोध की गणना करते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों कुंडलियों का जो तुल्य प्रतिरोध होगा इसे हम R से व्यक्त कर देंगे। तो यहाँ पर R की वैल्यू कितनी होगी, इसका मान हो जाएगा R1 प्लस R2। R1 क्या है, A की वैल्यू हो जाएगी, R2 यहाँ पर B की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर इसी फार्मूले में सभी मान को पुट करेंगे तो यहाँ से R की वैल्यू हो जाएगी R इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए R1 का मान कितना है, इसका मान है 24 ओम और R2 की वैल्यू भी यहाँ पर 24 ओम है। तो इस प्रकार से जब हम श्रेणी क्रम में दोनों कुंडलियों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध होगी इसकी वैल्यू हो जाएगी 48 ओम। अब यहाँ पर हमें धारा के मान की गणना करनी है तो इसके मान की गणना हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम ओम के फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और वहां से फार्मूला मिला था V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब यहाँ पर I की वैल्यू हो जाएगी I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब यहाँ पर इसी फार्मूले में हम सभी मान को पुट करेंगे तो V की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पर अगर इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो यहाँ पर सोर्स से हम 220 वोल्ट लेंगे तो V की वैल्यू यहाँ पर 220 वोल्ट ही रहेगी और R की वैल्यू इस बार चेंज हो जाएगी, इसका मान कितना है 48 ओम है। तो यहाँ पर हम 48 ओम लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 48 से 220 में भाग देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखिए यहाँ पर जब 48 से हम 220 में भाग देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4.58 और ये किसकी वैल्यू है, ये यहाँ पर प्रवाहित होने वाली धारा का मान है और धारा का जो मात्रक होता है वह होता है एम्पियर में। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास दोनों कुंडली है अगर इन्हें हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के पश्चात जो प्रवाहित होने वाली धारा होगी इसकी वैल्यू हो जाएगी 4.58 एम्पियर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस बार इन दोनों कुंडलियों को हम पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तो पार्श्व क्रम में जोड़ने के पश्चात चेक करेंगे कि यहाँ पर इनसे प्रवाहित होने वाली धारा की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो कुंडलियां हैं तो इन दोनों कुंडलियों के तुल्य प्रतिरोध को इस बार भी हम R से व्यक्त कर देंगे। अब यहाँ पर इस बार इन्हें हमें पार्श्व क्रम में यानी समांतर क्रम में जोड़ना है तो समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब इसी फार्मूले में हम सभी मान को पुट करेंगे तो चलिए पुट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/R1 की वैल्यू कितनी होगी, देखिए यहाँ पर R1 की वैल्यू हो जाएगी A की वैल्यू यानी 24 ओम हो जाएगा तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/24 और R2 की वैल्यू हो जाएगी 1/24 और ये यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध यानी 1/R की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/24। अब यहाँ पर हम इसे भाग देंगे यानी 2 से 24 में भाग देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 12 यानी 1/R की वैल्यू है 1/12 तो यहाँ से R की वैल्यू हो जाएगी 12 ओम। तो इस प्रकार से इन दोनों को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ दें तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा इसकी वैल्यू यहाँ पर 12 ओम प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर हम बहने वाली धारा के मान की गणना करेंगे तो यहाँ पर देखिए धारा के मान को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर ओम के फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो ओम का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से I की वैल्यू हो जाएगी I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब यहाँ पर V के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो देखिए जब इन दोनों को हम यहाँ पर पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तो स्रोत से जो वोल्टता होगी इसका मान हो जाएगा 220 वोल्ट। तो यहाँ पर V के स्थान पर हम 220 वोल्ट लिख देंगे और R की वैल्यू इस बार कितनी है, देखिए यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध R का मान है 12 ओम। अब यहाँ पर हम 12 से 220 में भाग देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखिए यहाँ पर 12 से जब हम 220 में भाग देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 18.33 और इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक एम्पियर में हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इन दोनों कुंडलियों को हम समांतर क्रम में जोड़ दें तो जोड़ने के पश्चात जो प्रवाहित होने वाली धारा होगी इसकी वैल्यू हो जाएगी 18.33 एम्पियर। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। अब हम अपने अगले आंकिक प्रश्न को हल करेंगे और यहाँ पर इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दो विद्युत लैंपों जिनमें से एक का अनुमतांक 100 वाट तथा 220 वोल्ट है तथा दूसरे का अनुमतांक यहाँ पर दिया गया है 60 वाट 220 वोल्ट है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि विद्युत मेंस के साथ पार्श्व क्रम में संयोजित किए गए हैं यानी समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट है तो विद्युत मेंस से कितनी धारा ली जाती है। यानी हमारे पास दो विद्युत लैंप है, ये पहला विद्युत लैंप है और ये दूसरा विद्युत लैंप है। अब यहाँ पर पहले विद्युत लैंप का जो विद्युत शक्ति है यानी यहाँ पर P1 की वैल्यू दी जा रही है 100 वाट, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर नोट कर लेंगे।
और यहाँ पर ये जो 100 वाट का लैंप है, इसका जो विभवांतर है यानी जो इसका स्रोत की वोल्टता है, इसकी वैल्यू है V1 इज इक्वल टू 220 वोल्ट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास दूसरा लैंप भी है जो पहले लैंप के साथ समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, और इस दूसरे लैंप की जो विद्युत शक्ति है यानी जो P2 की वैल्यू है, इसका मान है 60 वाट। और यहाँ पर ये जो दूसरा लैंप है, इस दूसरे लैंप को जो विद्युत शक्ति मिल रही है वह 220 वोल्ट के स्रोत से मिल रही है। तो यहाँ पर जो विभवांतर की वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी V2 इज इक्वल टू 220 वोल्ट, और इस वैल्यू को हम यहाँ पर नोट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों लैंप को हमने 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा है, तो यहाँ पर इस टर्मिनल के बीच का जो विभवांतर होगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 220 वोल्ट। अब यहाँ पर इस बैटरी का ये धनात्मक सिरा है और ये ऋणात्मक सिरा है, तो धनात्मक सिरे से विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो मान लेते हैं I करंट यहाँ से प्रवाहित हो रहा है, लेकिन जब यहाँ पर I करंट प्रवाहित होता हुआ इस बिंदु पर पहुंचेगा तो इसे यहाँ पर दो रास्ते मिल जाएंगे, एक रास्ता इधर हो जाएगा और एक रास्ता यहाँ पर इधर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जब I करंट इधर प्रवाहित होगी तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी I2, और यहाँ पर इस रास्ते पर प्रवाहित होगी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी I1। यानी दोनों रास्तों पर धारा का मान अलग हो जाएगा। क्यों अलग होगा, क्योंकि धारा के मार्ग में परिवर्तन हो रहा है, और जब मार्ग में परिवर्तन हो जाएगा तो इसका मान चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इस रास्ते पर जब धारा प्रवाहित होगी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी I2, यानी दूसरे लैंप में I2 धारा बह रही है और पहले लैंप में I1 धारा का प्रवाह हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो हमसे पूछा यही जा रहा है कि जो 220 वोल्ट की बैटरी है, इससे कितनी मात्रा में कुल धारा का प्रवाह हो रहा है। तो यहाँ पर हम I की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और इसके लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो यहाँ पर सबसे पहले हम I1 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है शक्ति का मान यानी P1 की वैल्यू है, और यहाँ पर वोल्टता की वैल्यू दी गई है। तो अगर हमें शक्ति की वैल्यू यानी P की वैल्यू ज्ञात करना हो तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखिए शक्ति के लिए फार्मूला होता है P1 इज इक्वल टू V1 इंटू I1। अब यहाँ पर I1 की वैल्यू हो जाएगी I1 इज इक्वल टू P1 अपॉन V1। अब इसी फार्मूले में हम सभी मान को पुट कर देंगे। तो P1 की वैल्यू कितनी है, इसका मान है 100 वाट, तो यहाँ पर हम 100 लिख देंगे, और V1 की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 220। अब यहाँ पर देखिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से अगर हम 22 में भाग देंगे तो इसकी वैल्यू 11 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, 5 में जब हम 11 से भाग देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.45, और इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक एम्पियर में प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास जो पहला लैंप है, इस पहले लैंप में बहने वाली जो धारा होगी I1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.45 एम्पियर। अब यहाँ पर देखिए, अब हम I2 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ से अगर हमें I2 का मान ज्ञात करना हो तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर ये दूसरा बल्ब है, दूसरे बल्ब की जो शक्ति है इसका मान P2 है, तो I2 की वैल्यू हो जाएगी P2 अपॉन V2। अब इसी फार्मूले में हम सभी मान को पुट करेंगे, तो P2 की वैल्यू कितनी है, देखिए इसका मान हो जाएगा 60 वाट, और V2 का मान हो जाएगा 220 वोल्ट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से अगर हम 22 में भाग देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 11, और 2 से 6 में भाग देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। अब यहाँ पर 3 में हम 11 से भाग देंगे, तो यहाँ पर देखिए, जब हम 3 में 11 से भाग देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.27, और इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक एम्पियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर जो दूसरा बल्ब है यानी दूसरा लैंप है, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा की वैल्यू हो जाएगी 0.27 एम्पियर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें I1 की वैल्यू ज्ञात है और I2 की वैल्यू भी ज्ञात है, तो यहाँ से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि ये जो स्रोत है यानी जो बैटरी जुड़ा हुआ है, इस बैटरी से कितने मात्रा में धारा का प्रवाह हो रहा है। तो यहाँ से कुल धारा यानी I की वैल्यू हो जाएगी I1 प्लस I2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसी फार्मूले में हम सभी मान को पुट कर देंगे, तो यहाँ से कुल धारा यानी I की वैल्यू हो जाएगी, देखिए I1 लिखा हुआ है, I1 की वैल्यू है 0.45 एम्पियर, प्लस I2 की वैल्यू कितनी है, इसका मान है 0.27। अब यहाँ पर अगर इन दोनों का योगफल ज्ञात करें तो यहाँ से I की वैल्यू हो जाएगी I इज इक्वल टू 0.72, और इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक हमें यहाँ पर एम्पियर के टर्म में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो दोनों लैंप पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं, इन्हें अगर 220 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो बहने वाली जो कुल धारा होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.72 एम्पियर। अब हम अपने अगले आंकिक प्रश्न को हल करेंगे, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चित्र में दर्शाए अनुसार
तीन विद्युत परिपथों में कोई सेल, प्रतिरोधक, कुंजी तथा एमीटर भिन्न प्रकार से व्यवस्थित हैं। एमीटर द्वारा रिकॉर्ड की गई धारा किस परिपथ में अधिकतम होगी? अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास कोई बैटरी है, इसके पश्चात यहाँ पर हमने एक कुंजी ले लिया है, यानी स्विच ले लिया है, इसके पश्चात एमीटर ले लिया है और एक प्रतिरोधक को ले लिया है और इन्हें तीन प्रकार से आपस में जोड़ दिया है। अब यहाँ पर हमें ये बताना है कि किस परिपथ में बहने वाली धारा का मान अधिकतम होगा। तो यहाँ पर पहले परिपथ की बात करते हैं। पहले परिपथ में आप क्या देख रहे हैं? बैटरी के साथ यहाँ पर चालक तार के माध्यम से एक कुंजी जुड़ा हुआ है, कुंजी मतलब स्विच जुड़ा हुआ है, और यहीं पर श्रेणी क्रम में हमने यहाँ पर प्रतिरोधक जोड़ दिया है और इसी श्रेणी क्रम में यहाँ पर हमने एक एमीटर को जोड़ दिया है ताकि बहने वाली धारा के मान को हम कैलकुलेट कर सकें। अब यहाँ पर देखिए, जो धारा प्रवाहित होगी सभी जगह समान प्रवाहित होगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी बैटरी के साथ जितने भी उपकरण जुड़े हुए हैं ये सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो अगर श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो जो धारा यहाँ पर प्रवाहित होगी वही धारा यहाँ पर भी प्रवाहित होगी। अगर यहाँ 5 एम्पियर की धारा होगी तो इस परिपथ में भी 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। अब यहाँ पर तीसरे परिपथ की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बैटरी के साथ जितने भी उपकरण जुड़े हुए हैं ये सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ भी धारा 5 एम्पियर की ही प्रवाहित होगी, यानी समान मात्रा में धारा प्रवाहित होगी। क्यों होगी? क्योंकि जितने भी उपकरण हैं सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और जब उपकरण श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होंगे तो हर जगह धारा का मान समान होगा, धारा का मान परिवर्तित नहीं होगा। अतः हम यहाँ पे कह सकते हैं कि तीनों परिपथों में बहने वाली धारा का मान समान होगा। अब हम अपने अगले आंकिक प्रश्न को हल करेंगे और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न परिपथों में 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े प्रतिरोधक अथवा प्रतिरोधकों के संयोजन में ऊष्मा उत्पन्न होगी। अब यहाँ पर हमारे पास 4 विकल्प हैं। पहले विकल्प में कहा जा रहा है कि सभी प्रकरणों में समान होगी। प्रकरण मतलब यहाँ पर परिपथ की बात की जा रही है, यानी सभी परिपथों में समान होगी। दूसरे में कहा जा रहा है कि प्रकरण 1 में निम्नतम होगी। तीसरे में कहा जा रहा है कि प्रकरण 2 में अधिकतम होगी और चौथे में कहा जा रहा है कि प्रकरण 3 में अधिकतम होगी। अब किसमें अधिकतम होगी इसी की बात हमें करनी है, इसी के बारे में हमें पता करना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम पहले परिपथ की बात करें तो पहले परिपथ में क्या है? 12 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है और श्रेणी क्रम में हमने यहाँ पर एक प्रतिरोधक को जोड़ दिया है। तो पहले परिपथ में जो प्रतिरोधक की वैल्यू है इसकी वैल्यू हो जाएगी R1 = 2 ओम। अब यहाँ पर हम दूसरे प्रकरण की बात करते हैं। तो दूसरे प्रकरण में 12 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है और श्रेणी क्रम में हमने यहाँ पर 2 प्रतिरोधकों को जोड़ दिया है। अब ये जो प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब अगर इनका तुल्य प्रतिरोध R हो तो इसकी गणना हम कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ से R की वैल्यू हो जाएगी R1 + R2। अब R1 की वैल्यू कितनी है? इसका मान है 2 ओम और R2 की वैल्यू भी यहाँ पर 2 ओम है। तो यहाँ से जो तुल्य प्रतिरोध होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 ओम। अब यहाँ पर हम तीसरे प्रकरण की बात करते हैं। तो तीसरे प्रकरण में यहाँ पर 2 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधक आपस में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अब इनका अगर तुल्य प्रतिरोध R हो तो इस R की गणना हम कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ पर ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो तुल्य प्रतिरोध R की गणना करने के लिए यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। 1/R = 1/R1 + 1/R2। अब इसी फार्मूले में हम मान को पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, R1 की वैल्यू कितनी है? इसका मान है 2 ओम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/2। R2 की वैल्यू 2 ओम है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/2 और यहाँ पर हम लिख देंगे 2/2। देखिए, यहाँ पर इसका हम योगफल ज्ञात करेंगे तो 2/2 वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी यहाँ से अगर तुल्य प्रतिरोध R की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू 1 ओम प्राप्त होगी। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर आप यही देख रहे हैं कि जो पहला परिपथ है इसका जो प्रतिरोध है इसकी वैल्यू है 2 ओम। इसी प्रकार से दूसरा परिपथ यहाँ पर है और इसका जो प्रतिरोध है इसकी वैल्यू 4 ओम है और यहाँ पर तीसरा परिपथ आप देख रहे हैं इसका जो तुल्य प्रतिरोध है इसकी वैल्यू है 1 ओम। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें यही ज्ञात करना है कि किस परिपथ की ऊष्मा सबसे अधिकतम होगी। तो यहाँ पर देखिए, इसे ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर ऊष्मा के फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और ऊष्मा यानी हीट का फार्मूला क्या होता है? देखिए, हीट का फार्मूला होता है H = VIT। V क्या है? V परिपथ के 2 सिरों के बीच में उत्पन्न विभवांतर है, I परिपथ में बहने वाली धारा है और T यहाँ पर समय को प्रदर्शित कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए, इस फार्मूले को हम चेंज करेंगे और चेंज करके हम यहाँ पर प्रतिरोध के टर्म में लिखेंगे। तो इसे हम कैसे चेंज करेंगे? देखिए, इसे हम ओम के नियम की सहायता से चेंज करेंगे। तो जब आपने ओम के नियम को पढ़ा था तो वहां से आपको एक फार्मूला मिला था
और फार्मूला था V इज इक्वल टू I इंटू R। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम I की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो I की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी V अपॉन R। अब यहाँ पर इस V अपॉन R की वैल्यू को I के स्थान पर पुट कर देंगे, तो यहाँ से H की वैल्यू हो जाएगी H इज इक्वल टू V इंटू V अपॉन R इंटू T हो जाएगी। देखिए I के स्थान पर हम V अपॉन R के टर्म को लिख देंगे, तो यहाँ पर हीट के फार्मूले में प्रतिरोध का टर्म जुड़ जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी H इज इक्वल टू V स्क्वायर इंटू T अपॉन R। अब इस फार्मूले को आप ध्यान से देखिए, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि जो H की वैल्यू है, H मतलब हीट, हीट मतलब ऊष्मा, जो ऊष्मा की वैल्यू है वह प्रतिरोध के व्युत क्रमानुपाती है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो H की वैल्यू है वह R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी प्रतिरोध के व्युत क्रमानुपाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रतिरोध का मान जितना कम होगा ऊष्मा उतनी अधिक उत्पन्न होगी, या ऊष्मा जितनी अधिक उत्पन्न होगी प्रतिरोध का मान उतना ही कम होगा। तो किस परिपथ के लिए प्रतिरोध सबसे कम था? देखिए यहाँ पर R3 के लिए जो तुल्य प्रतिरोध था इसकी वैल्यू सबसे कम थी, तो यहाँ पर प्रतिरोध का मान सबसे कम है, तो इस परिपथ के लिए उत्पन्न होने वाली जो ऊष्मा है इसकी वैल्यू सबसे अधिकतम होगी। देखिए यहाँ से अगर प्रतिरोध का मान कम होगा तो ऊष्मा सबसे अधिक उत्पन्न होगी, तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रकरण 3 में सबसे अधिकतम ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो हमारा द विकल्प सही हो जाएगा। अब हम अपने अगले आंकिक प्रश्न को हल करेंगे, और यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि उस परिपथ को पहचानिए जिसमें वैद्युत अवयव उचित प्रकार से संयोजित हैं। वैद्युत अवयव का मतलब हो गया वैद्युत उपकरण। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 4 वैद्युत परिपथ हैं और इन चारों वैद्युत परिपथों में वैद्युत अवयव जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर हम पहले परिपथ की बात करें तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है? बैटरी जुड़ा हुआ है, चालक तार के माध्यम से एक प्रतिरोधक जुड़ा हुआ है, इसके पश्चात यहाँ पर एमीटर जुड़ा है और वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए अगर कोई वैद्युत परिपथ हो और उसमें एमीटर जुड़ा हो तो एमीटर को वैद्युत परिपथ में हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो एमीटर का धन सिरा होगा वह बैटरी के धन सिरे से जुड़ा होगा और जो ऋण सिरा होगा वह बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा होगा। इसी प्रकार से जो वोल्ट मीटर होगा इसका जो ऋणात्मक सिरा होगा वह बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा होगा और इसका जो धनात्मक सिरा होगा वह बैटरी के धनात्मक सिरे से जुड़ा होना चाहिए, तभी हमारा जो वैद्युत परिपथ होगा वह उचित प्रकार से यानी सही ढंग से जुड़ा होगा। अब यहाँ पर हम पहले परिपथ की बात करते हैं, तो पहले परिपथ में जो एमीटर है यह श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो वोल्ट मीटर है यह समांतर क्रम में होना चाहिए, लेकिन इसे भी श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो पहला परिपथ है इसकी संरचना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, लेकिन परिपथ में इसे भी श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। देखिए चालक तार के माध्यम से सारे उपकरण श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, एक के बाद दूसरा है, दूसरे के बाद तीसरा है, तीसरे के बाद चौथा है, तो ये संरचना गलत हो जाएगी। अब यहाँ पर हम दूसरी संरचना की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है? बैटरी है, बैटरी के माध्यम से प्रतिरोधक जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, लेकिन इसे हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये संरचना भी गलत हो जाएगी। और यहाँ पर वोल्ट मीटर क्या है? इसे समांतर में होना चाहिए, लेकिन इसे श्रेणी में जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो दूसरा परिपथ है यह भी गलत ढंग से जोड़ा गया है। अब हम तीसरे परिपथ की बात करते हैं, तो तीसरे परिपथ में आप क्या देख रहे हैं? बैटरी है, बैटरी को चालक तार के माध्यम से श्रेणी क्रम में हमने एक प्रतिरोधक को जोड़ दिया है। अब यहाँ पर देखिए जो प्रतिरोधक के दोनों सिरे हैं यहाँ पर विभवांतर की गणना करने के लिए वोल्ट मीटर को हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया है और इसके पश्चात परिपथ में श्रेणी क्रम में एमीटर जुड़ा हुआ है धारा के मान की गणना करने के लिए। तो यहाँ पर जितने भी उपकरण हैं सही ढंग से जोड़े गए हैं, तो यहाँ पर जो हमारा विकल्प तीसरा है यह विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि सभी उपकरण सही ढंग से जोड़े गए हैं, तो इस प्रकार से हमारा तीसरा विकल्प सही है। अब हम अपने अगले आंकिक प्रश्न को हल करेंगे और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षयित ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि यह मानिए कि ताप अपरिवर्तित रहता है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दो कंडीशन है, तो सबसे पहले हम पहले कंडीशन की बात करते हैं। तो मान लेंगे कि सबसे पहले वाले कंडीशन में जो प्रवाहित होने वाली धारा थी इसकी वैल्यू थी I1 और यहाँ पर जो प्रतिरोध का मान था इसकी वैल्यू थी R।
तो इन दोनों वैल्यूज को यहां पर हम नोट करेंगे, यानी धारा की वैल्यू I1 हो जाएगी और प्रतिरोध का मान R हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, अगर हमें यहां पर विद्युत शक्ति यानी सामर्थ्य की गणना करनी हो तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहां पर सामर्थ्य के लिए फार्मूला हो जाएगा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। लेकिन यहां पर हम पहले कंडीशन के लिए सामर्थ्य को ज्ञात कर रहे हैं, तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा P1 इज इक्वल टू I1 स्क्वायर इंटू आर। अब यहां पर इसी फार्मूले में हम मान को पुट करेंगे, तो I की वैल्यू I1 है और प्रतिरोध का मान R है, और इसे लिख देंगे हम समीकरण नंबर 1। अब यहां पर देखिए, अब हम यहां पर दूसरे कंडीशन की बात करते हैं। तो दूसरे कंडीशन के लिए धारा का मान परिवर्तित हो जाएगा, यानी यहां पर दूसरी स्थिति में अगर हम ज्ञात करें तो धारा का मान परिवर्तित हो जाएगा। कितना परिवर्तित होगा? तो कहा जा रहा है कि प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा में 100% की वृद्धि हो जाएगी। तो यहां पर देखिए, पहले धारा का मान था I1, अब इसमें अगर 100% की वृद्धि कर दी जाए तो इसकी वैल्यू 2I1 हो जाएगी, यानी 2I के बराबर हो जाएगी धारा। तो दूसरे स्थिति में प्रवाहित होने वाली जो धारा की वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2I1, और यहां पर प्रतिरोध की वैल्यू हो जाएगी R। अब यहां पर देखिए, अगर हमें शक्ति की गणना करनी हो तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा P2 इज इक्वल टू 2I1 का स्क्वायर इंटू R। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, तो यहां पर देखिए, जब हम 2I1 का स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4I1 का स्क्वायर इंटू R, और ये हो जाएगी P2 की वैल्यू। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमें ये ज्ञात करना है कि क्षयित ऊर्जा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए यहां पर हम डेल्टा P की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। तो डेल्टा P की वैल्यू को ज्ञात करने के लिए यहां पर हम P2 माइनस P1 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब यहां पर देखिए, इसी फार्मूले में हम सभी मान को पुट कर देंगे। तो यहां पर P2 की वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 4I1 स्क्वायर इंटू आर। तो यहां पर हम लिख देंगे 4I1 स्क्वायर इंटू आर माइनस P1 की वैल्यू, इसकी वैल्यू है I1 स्क्वायर इंटू आर, और ये हो जाएगी डेल्टा P की वैल्यू। अब यहां पर देखिए, 4I1 स्क्वायर इंटू आर से I1 स्क्वायर इंटू आर को घटा देंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3I1 स्क्वायर इंटू आर, और ये हो जाएगी डेल्टा P की वैल्यू। और इसका मात्रक क्या होगा? तो इसका मात्रक यहाँ पर वाट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो क्षयित ऊर्जा है, इस क्षयित ऊर्जा में 3I1 स्क्वायर इंटू आर की वृद्धि हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर हमें प्रतिशत वृद्धि की बात करनी हो तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, पहले यहाँ पर जो क्षयित ऊर्जा थी, इसकी वैल्यू थी P1 इज इक्वल टू I1 स्क्वायर इंटू आर, और बाद में कितनी हुई है? बाद में हुई है 3I1 स्क्वायर इंटू आर। तो यहां पर देखिए, अगर हमें प्रतिशत वृद्धि की गणना करनी हो तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा डेल्टा P अपॉन P1 गुणे 100। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि की गणना कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसी फार्मूले में हम सभी मान को पुट कर देंगे। तो चलिए पुट करते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा P की वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 3I1 स्क्वायर इंटू आर, बटे P1 की वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है I1 स्क्वायर इंटू आर, और गुणे हम यहाँ पर 100 कर देंगे। अब यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए यहाँ पर I1 स्क्वायर इंटू आर और I1 स्क्वायर इंटू आर, इसकी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो प्रतिशत वृद्धि की बात कर रहे थे, इस प्रतिशत वृद्धि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यहाँ पर 300% की वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार से अगर हम क्षयित ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि की बात करें तो 300% की वृद्धि हो जाएगी। अब हम अपने अगले आंकिक प्रश्न को हल करेंगे, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में दो प्रतिरोधक क्रमशः 2 ओम तथा 4 ओम है, 6 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित है। 4 ओम प्रतिरोधक द्वारा 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? यानी यहाँ पर हमें हीट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए फार्मूला होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें दी गई हैं, सबसे पहले उसे हम नोट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 प्रतिरोधक हैं, 2 ओम का है और 4 ओम का प्रतिरोधक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम R मान लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, दोनों प्रतिरोधक यहाँ पर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो तुल्य प्रतिरोध R की वैल्यू कितनी होगी? देखिए, इसके लिए फार्मूला होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब यहाँ पर देखिए, R1 की वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 2 ओम, R2 की वैल्यू 4 ओम है, और इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो यहां से R की वैल्यू हो जाएगी 6 ओम, यानी तुल्य प्रतिरोध की वैल्यू 6 ओम हो जाएगी।
अब यहाँ पर हमें धारा के मान की गणना करनी है, क्योंकि जब तक धारा का मान नहीं ज्ञात होगा तब तक हम यहाँ पर उत्पन्न ऊष्मा की वैल्यू को नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो धारा का मान हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, इसके लिए हम ओम के नियम का इस्तेमाल करेंगे। तो ओम के नियम के अनुसार आपको एक फार्मूला मिला था, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, और यहाँ पर I की वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी V अपॉन आर। अब यहां से V अपॉन आर के टर्म में हम सभी मान को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर V की वैल्यू कितनी है? देखिए, यहाँ पर जो वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है वह 6 वोल्ट का स्रोत है। तो यहाँ पर जो V की वैल्यू है इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 वोल्ट। और यहाँ पर R की वैल्यू कितनी होगी? तो देखिए, यहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध आपने निकाला है यही हो जाएगा R, यानी यहाँ पर 6 ओम का जो प्रतिरोध है यही हो जाएगा R। अब यहाँ पर ये 6 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो बहने वाली धारा हो जाएगी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 एम्पियर। अब यहाँ पर आप प्रश्न में देखिए, तो प्रश्न में यहाँ पर समय भी दिया गया है, यानी t की वैल्यू भी दी गई है और इसकी वैल्यू है 5 सेकंड। अब यहाँ पर सभी मान प्राप्त हो गए, तो सभी मान प्राप्त हो गए तो यहाँ से हम उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए, h की वैल्यू क्या है? h के लिए फार्मूला है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। अब इसी फार्मूले में हम सभी मान को पुट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब इस फार्मूले में हम सभी मान को पुट करेंगे तो यहाँ से h की वैल्यू हो जाएगी h इज इक्वल टू आई स्क्वायर। आई की वैल्यू कितनी है? इसका मान है 1 एम्पियर, तो यहाँ पर हम 1 का स्क्वायर लिख देंगे। R लिखा हुआ है, R की वैल्यू हम कौन सा लिखेंगे? तो देखिए, यहाँ पर 2 प्रतिरोधक हैं, 2 ओम है, 4 ओम है, और इनका तुल्य प्रतिरोध है 6 ओम। तो यहाँ पर हम किसकी वैल्यू लिखेंगे? देखिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो 4 ओम का प्रतिरोधक है इससे उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर R के स्थान पर हम 4 लिखेंगे, कोई और वैल्यू अगर आप लिख देंगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो R के स्थान पर यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। और T की वैल्यू कितनी होगी? इसका मान हो जाएगा 5 सेकंड। अब यहाँ पर देखिए, इसी टर्म को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से H की वैल्यू हो जाएगी 20 जूल। तो इस प्रकार से जो 4 ओम का प्रतिरोधक यहाँ पर लगा हुआ है इससे जो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा है इसकी वैल्यू हो जाएगी 20 जूल। अब हम अपने अगले आंकिक प्रश्न को हल करेंगे, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि चित्र में दिए गए विद्युत परिपथ में निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास एक विद्युत परिपथ है जिसमें 4 ओम का प्रतिरोधक जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 8 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ पर देखिए 8 ओम के 2 समांतर प्रतिरोधक सर्किट में जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं। अब इन 5 प्रश्नों को हम एक एक करके हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ प्रश्न को हल करेंगे। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि संयोजन में 8 ओम के 2 प्रतिरोधकों का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। अब यहाँ पर 8 ओम के 2 प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं और दोनों ही समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इनका जो प्रभावी प्रतिरोध होगा इसकी वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, प्रभावी प्रतिरोध का मतलब होता है इनका परिणामी प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ पर इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा इसे हम R से व्यक्त कर देंगे। तो इस वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, इसके लिए फार्मूला हो जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब यहाँ पर देखिए, इस फार्मूले में हम मान को पुट करेंगे तो R1 की वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू 8 ओम हो जाएगी, तो यहाँ पर 1/8 लिख देंगे। और R2 की वैल्यू भी 8 ओम होगी, तो यहाँ पर 1/8 लिख देंगे, और ये हो जाएगी 1 अपॉन R की वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए, इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/8, और यहाँ से 2 से हम 8 को कैंसिल करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। तो यहाँ से जो इनका प्रभावी प्रतिरोध होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी R इज इक्वल टू 4 ओम। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने इनके प्रभावी प्रतिरोध की गणना कर ली। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम अगले प्रश्न को हल करेंगे, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 4 ओम के प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए, जो 4 ओम का प्रतिरोधक जुड़ा हुआ है यह इस सर्किट में श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो 8 ओम के 2 प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं, अगर यहाँ पर इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें तो अभी इनकी वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की है? इसकी वैल्यू यहाँ पर हमने 4 ओम कैलकुलेट की है। तो इस प्रकार से इन दोनों प्रतिरोधकों को अगर हम हटा दें और एक 4 ओम का प्रतिरोध लगा दें तो यहाँ पर जो 4 ओम का प्रतिरोध होगा यह यहाँ पर श्रेणी क्रम में हो जाएगा। अब यहाँ पर श्रेणी क्रम में हमारे पास 4 ओम और 4 ओम के 2 प्रतिरोध हो गए, तो यहाँ पर इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, जो तुल्य प्रतिरोध R की वैल्यू होगी इसकी वैल्यू हो जाएगी R1 प्लस R2। देखिए, यहाँ पर R1 कौन सा होगा? तो यहाँ पर ये 4 ओम का जो प्रतिरोध है इसे हम R1 कहेंगे,
और यहाँ पर जो दूसरा 4 ओम का प्रतिरोध है इसे हम R2 कहेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनके तुल्य प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम मान को पुट करेंगे तो R1 की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 4 ओम और R2 की वैल्यू यहाँ पर 4 ओम है और ये हो जाएगी तुल्य प्रतिरोध की वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए 4 और 4 की वैल्यू कितनी होती है, 8 ओम हो जाती है और ये हो जाएगी तुल्य प्रतिरोध की वैल्यू। यानी सर्किट में 8 ओम का तुल्य प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, कुल प्रतिरोध 8 ओम का है। अब यहाँ पर हमें ये ज्ञात करना है कि 4 ओम के प्रतिरोधक से धारा का मान कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए धारा समान रूप से सभी जगह प्रवाहित होगी क्योंकि धारा एक ही चालक तार के माध्यम से प्रवाहित हो रही है, धारा के मार्ग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर सर्किट में जो बहने वाली धारा होगी वही धारा 4 ओम के प्रतिरोधक से भी प्रवाहित होगी। तो यहाँ पर धारा के मान की गणना कैसे कर सकते हैं, इसके लिए ओम के फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। और ओम का फार्मूला क्या होता है, ओम का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू I इंटू R और यहाँ से I की वैल्यू हो जाएगी I इज इक्वल टू V अपॉन R। V क्या है, तो V यहाँ पर विभवांतर का मान है और विभवांतर कितना है, 8 वोल्ट का है, यानी 8 वोल्ट का स्रोत है। तो यहाँ पर देखिए V के स्थान पर हम 8 लिख देंगे और R के स्थान पर हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। R क्या है, तुल्य प्रतिरोध का मान है। अब यहाँ से 8 और 8 की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ से बहने वाली धारा का मान हो जाएगा 1 एम्पियर। तो परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान है 1 एम्पियर। अब यहाँ पर देखिए परिपथ में 4 ओम का जो प्रतिरोध जुड़ा हुआ है वह श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो इस 4 ओम के प्रतिरोधक से भी 1 एम्पियर की धारा का प्रवाह होगा। और अगर आपसे यहाँ पर ये पूछा जाए कि यहाँ पर ये जो 4 ओम का प्रतिरोधक जुड़ा हुआ है इस तरफ से, इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी, तो इसमें भी 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी क्योंकि ये प्रतिरोधक भी यहाँ पर श्रेणी क्रम में ही जोड़ा गया है। अब हम अपने अगले आंकिक प्रश्न को हल करेंगे और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 4 ओम प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर का मान कितना होगा। यानी यहाँ पर हमें V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब अभी हमने क्या ज्ञात किया है, अभी हमने ये ज्ञात किया है कि जो परिपथ है इस परिपथ में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर है और यहाँ पर अगर परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी तो इस 4 ओम के प्रतिरोधक से भी 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ पर 4 ओम के प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर का मान ज्ञात करना है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे, ओम के नियम की सहायता से ज्ञात करेंगे और ओम के नियम के अनुसार फार्मूला मिला था V इज इक्वल टू I इंटू R। अब यहाँ पर सभी मान को हम पुट करेंगे तो I की वैल्यू कितनी है, I कहाँ पे प्रवाहित हो रही है, 4 ओम के प्रतिरोधक से प्रवाहित हो रही है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर है। तो I के स्थान पर हम 1 लिख देंगे और R की वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 ओम। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो 4 ओम का प्रतिरोधक है इसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है इसका मान हो जाएगा 4 वोल्ट। अब हम अपने अगले प्रश्न को हल करेंगे और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 4 ओम प्रतिरोधक में क्षय शक्ति कितनी होगी। यानी यहाँ पर हमें पावर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसके लिए फार्मूला होता है P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। अब यहाँ पर हमें 4 ओम के प्रतिरोधक में P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, शक्ति का मान ज्ञात करना है। तो 4 ओम के प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा का मान है 1 एम्पियर। तो यहाँ पर I के स्थान पर हम 1 लिख देंगे, 1 का वर्ग कर देंगे। R की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर R का मान हो जाएगा 4 ओम। तो यहाँ पर R के स्थान पर हम 4 ओम लिख देंगे। तो इस प्रकार से P की वैल्यू हो जाएगी 4 और 4 यहाँ पर क्या होगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा वाट। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस सर्किट में जो 4 ओम का प्रतिरोधक है इस प्रतिरोधक से क्षय होने वाली जो शक्ति है इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 वाट। अब हम अपने अगले प्रश्न को हल करेंगे और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि A1 तथा A2 पाठ्यांकों में अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए परिपथ में हमारे पास 2 एमीटर जुड़े हुए हैं, ये A1 है और ये A2 है और यहाँ पर दोनों एमीटर सर्किट में श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। देखिए यहाँ पर चालक तार के माध्यम से श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो अगर श्रेणी क्रम में जोड़े जाएंगे तो हर जगह धारा का मान समान होगा और जब धारा का मान समान होगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो वैल्यू एमीटर A1 के द्वारा दर्शाया जाएगा वही वैल्यू एमीटर A2 के द्वारा भी दर्शाया जाएगा। तो यहाँ पर दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ही श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं और श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। तो इन दोनों में ही धारा का मान समान होगा और जब धारा का मान समान होगा तो इन दोनों के पाठ्यांकों में कोई अंतर नहीं होगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों को हल किया और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।